हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एडवांस रूलिंग। नाउ एडवांस रूलिंग अप्लाई करता है कोई भी पर्सन जो रजिस्टर होता है या डिजायर टू बी रजिस्टर होता है इन द जीएसटी में। वो अप्लाई करता है दो अथॉरिटी को, डबल ए आर एंड ट्रिपल ए आर। डबल ए आर क्या होता है? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। एंड ट्रिपल ए आर अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। इसमें होता क्या है? एडवांस रूलिंग पर्सन जब एप्लीकेशन करता है दो अथॉरिटी को, इन दोनों में से एक अथॉरिटी, पहले डबल ए आर को उसको एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अगर डबल ए आर अगर उसको अनसेटिस्फाई है देन उसकी ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिपल ए आर में जाते हैं। इसमें एप्लीकेशन करते हैं फॉर फ्यूचर लिटिगेशन ना हो, इसलिए एडवांस में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे हम एडवांस रूलिंग ले लेते हैं कि फ्यूचर में हमारी लिटिगेशन ना हो। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द एडवांस रूलिंग? एडवांस रूलिंग का रोल क्या है? इसमें हम एडवांस से पता लगा सकते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो सकती है फ्यूचर में। और ये बाइंडिंग होता है किस पे? एप्लीकेंट्स पे बाइंडिंग होता है, कंसर्न गवर्नमेंट पे, अथॉरिटी पे बाइंडिंग होता है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांस रूलिंग? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को एडवांस में पता लगा सकते हैं कि हमारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि इस पे क्या लायबिलिटी होने वाली है एप्लीकेशन करके गवर्नमेंट को। और इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें अट्रैक्ट होता है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अगर अप्लाई करेंगे तो बाहर वाले बंदे अट्रैक्ट होंगे हमारे इसमें कि यहाँ पे कोई लिटिगेशन फ्यूचर में नहीं हो सकती, तो अट्रैक्ट होते हैं लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज में, इंडियन कंपनीज में। इससे फ्यूचर में होने वाली लिटिगेशन भी हमारी कम होती है, रिड्यूस होती है, और इसमें ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपेंसिव मैनर में आपकी सारी रूलिंग चलती है। इसलिए ये इसका रोल है, रोल ऑफ एडवांस रूलिंग। नाउ ये रेलिवेंट डेफिनेशन से आप रीड आउट कर लेना। नाउ क्वेश्चन फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट? किस किस क्वेश्चन के लिए आप एडवांस रूलिंग दोगे? एडवांस रूलिंग आप क्या किस किस क्वेश्चन पे आप एडवांस रूलिंग दे सकते हो? पहला, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस या बोथ। किसी गुड्स की क्लासिफिकेशन या किसी सर्विस की क्लासिफिकेशन की, ये गुड्स है ये सर्विस में इंक्लूड होगा, इस क्वेश्चन के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो डबल ए आर को। दूसरा, कोई नोटिफिकेशन इशू हुई है सीजीएसटी एक्ट में, आप देखना चाहते हो कि यह नोटिफिकेशन मेरे पे एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो डबल ए आर को। तीसरा, डिटरमाइन द टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, नॉट प्लेस ऑफ सप्लाई। हम प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ आईटीसी ऑफ टैक्स पेड एंड डीम्ड टू हैव बीन पेड। कोई हमें पता लगाना है कि हमारे इनपुट इस ये एडमिशिबल इनपुट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे कोई किस पे टैक्स पे करना है उसका मुझे इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका क्वेश्चन आपको भी आप पूछ सकते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से। या फिर द डिटरमाइन द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन द एनी गुड्स सर्विस या बोथ। वही आपको किसी पे टैक्स पे करना है, किस गुड्स पे या सर्विसेज पे, वो भी आप पता लगा सकते हो। एंड वेदर द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। आप ये भी एप्लीकेशन कर सकते हो डबल ए आर को, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लेना जरूरी है। Last point, whether any particular things done by applicants which with respect to any goods or services or both amount or to result in supply of goods and service or both within the meaning of the term। कोई particular, whether any particular thing done by applicants, कोई भी पर्टिकुलर चीज करता है कोई एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज या फिर बोथ अमाउंट्स और रिजल्ट में, आप उसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। नोट, मैटर विच नॉट बी क्वेश्चन बिफोर ए आर। आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है, या ऑलरेडी क्या पड़ी है, ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है, या फिर डिसाइड है इन दी प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ एप्लीकेंसी। आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है कहीं पे, आपने ऑलरेडी कहीं पे पेंडिंग अप्लाई कर चुका है, वो पेंडिंग है, या फिर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी, तो आप नहीं कर सकते। दूसरी, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग और अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग होती क्या है? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कॉन्स्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी और सर्विस टैक्स एक्ट shall deemed to be authority of advance in respect of state and union territory of 2017 also। मतलब जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो अंडर द प्रोविजन स्टेट में आती है
यूनियन टेरिटरी में है तो वो डीम्ड मान ली जाएगी सीजीएसटी एक्ट में भी। जो एसजीएसटी में है वो ऑटोमेटिक सीजीएसटी के लिए एप्लीकेबल होता है, यही बात लिखी हुई है। द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमीशन एज अ मेंबर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। मतलब गवर्नमेंट जो जॉइंट कमीशन से नीचे वाले किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करेगा फॉर द अथॉरिटी ऑफ एडवांस, इसके जॉइंट कमिश्नर को करेगा या उसकी ऊपर वाली अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा कि रूलिंग को देने के लिए। द एप्लीकेंट द अपीलेट अथॉरिटी द एडवांस रूलिंग कॉन्स्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डीम्ड टू बी एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट। ये सेम फर्स्ट वाली लाइन को लिखा हुआ अपीलेट का, ये एडवांस रूलिंग का था, ये अपीलेट AAAR का है। Thus, it can be seen that both advance ruling for authority for advance ruling and the appellate authority for advance ruling is constituted under the respect state union territory act and not the central act. This would mean the ruling given by AAR and AAAR will be applicable only within the jurisdiction of the concerned state and union territory. It also for this reason a question determine the place of supply cannot be raised by within दी AAR और AAR। मतलब इस लाइन का मतलब है कि आप जो एडवांस रूलिंग लोगे वो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल हो। आपने एडवांस रूलिंग किसी चीज पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ले ली कि ये चीज मेरे पे फ्यूचर में लिटिगेशन ना हो, तो वो स्टेट वाइज आपकी रूलिंग ली जाती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस पे नहीं होगा, वो स्टेट वाइज ही आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी। और लास्ट में लिखा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप ले ही नहीं सकते, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द एडवांस रूलिंग। अब प्रोसीजर क्या होता है, आप कैसे एप्लीकेशन करोगे एडवांस रूलिंग देने के लिए। सिंपल क्या होता है, सबसे पहले एक जो एसएससी होता है, जो रजिस्टर होता है, ये डिजायर टू बी रजिस्टर रखता है, वो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखता है, AAR को एप्लीकेशन करता है। AAR क्या करता है, सेंड कर देता है कॉपी टू द ऑफिसर या जुरिडिक्शन ऑफ द एप्लीकेंट, जो वहाँ का जुरिडिक्शन होगा उस एसएससी के, तो उसमें एप्लीकेशन सेंड कर देगा कॉपी की, इसको एडवांस रूलिंग चाहिए तो उसको भी बता देगा। फिर AAR क्या करेगा, एग्जामिन करेगा उसके रिकॉर्ड और उसकी प्रोसीडिंग को देखेगा उस एसएससी की, फिर डिसाइड करेगा कि मेरे को उसकी रूलिंग को एक्सेप्ट, जो उसने एप्लीकेशन करी है एसएससी ने, क्या मुझे एक्सेप्ट करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर द नॉट एक्सेप्ट, अब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कब, व्हेन द एडवांस रूलिंग ऑलरेडी पेंडिंग इन एनी प्रोसीडिंग, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो गई है, द गिव अ स्पीकिंग ऑर्डर देगा गिविंग टू रीजन फॉर रिजेक्ट एंड ओनली आफ्टर द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब कि उसको अगर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अगर उसको रिजेक्ट करता है उसकी एप्लीकेशन को, तो उसको स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उसको सुनने का अधिकार है उसके पास। इफ अगर एडमिट कर लेता है तो उसकी रूलिंग को प्रोनाउंस कर दिया जाएगा विद इन 90 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एन एप्लीकेशन। बिफोर गिविंग द रूलिंग देने से पहले उसको उसको जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उसको सबकी बात सुननी चाहिए, उस एसएससी की, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की या जुडिशियल ऑफिसर की, जो सो साइन की थी स्टार्टिंग में कॉपी। नाउ हमने जनरल ओवरव्यू ले लिया, अब पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन डिजायर टू बी ऑब्टेन द एडवांस रूलिंग शुड मेक एन एप्लीकेशन टू AAR इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म मैनर इन शैल बी अकोमोडेटेड टू फी 5,000 रुपीज, मतलब 5,000 फीस देके और एक एप्लीकेशन देके हम रूलिंग ले सकते हैं। अपॉन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन AAR shall send the copy of applicant to the concerned officer if necessary। जैसे ही उसको AAR को एप्लीकेशन मिलती है वो कंसर्न ऑफिसर को भेज देगा, उस एसएससी कंसर्न ऑफिसर को। If necessary, call for relevant record from the concerned officer and relevant record called by AAR shall be returned to concerned officer as soon as possible। और उससे उसकी सारी डिटेल्स रिकॉर्ड्स ले लेगा कि उसको एडवांस रूलिंग चाहिए तो इनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। द AAR में एग्जामिन द एप्लीकेशन अलोंग विद रिकॉर्ड्स एंड मे हियर द एप्लीकेंट, उसको सुनेगा एंड विच विल पास एडमिटेड और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, और उसके बेसिस पे वो देखेगा कि मुझे इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस विल नॉट बी एडमिट नहीं करेगा कब, जब केस आपका ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है या ऑलरेडी डिसाइडेड पड़ा है। उसकी अगर रिजेक्ट कर दी तो उसको स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। इफ एप्लीकेशन अगर मैंने एडमिट कर ली है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में तो रूलिंग देना पड़ेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। बिफोर गिविंग द उसको सुनना पड़ेगा, हियर करना पड़ेगा किसको, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उस एप्लीकेंट्स को और जुडिशियल ऑफिसर्स को। इफ डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन द टू मेंबर्स, अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ओपिनियन में डिफरेंस आता है वहाँ के मेंबर्स में, एक कहता है कि हाँ देनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं देनी चाहिए, तो दे मस्ट बी शैल बी रेफर टू
refer to point basis which differed from the ट्रिपल AR for hearing in the issue is member of triple R is unable to come the common conclusion। मतलब क्या कहें कि अगर अथॉरिटी एडवांस रूलिंग डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहा है बिटवीन द मेंबर्स, तो ये रेफर कर देगा केस किसको, ट्रिपल AR को रेफर कर देगा। फिर उनके मेंबर्स ये डिसाइड करेंगे कि एडवांस रूलिंग देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग भी अगर नहीं कोई डिसीजन नहीं ले पाई तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, वो एडवांस रूलिंग मिलेगी नहीं। ए कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग ड्यूली सेंड, जो कॉपी जो अगर पास हो गया तो जो भी साइन करेगा बाय मेंबर्स एंड सर्टिफाइड प्रिस्क्राइब मैनर में आप कंसर्न ऑफिसर जुडिशियल ऑफिसर को दे दोगे। नाउ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ AR टू अपीलेट अथॉरिटी। इसमें होता क्या है, अगर कोई अगर AR ने कोई रूलिंग दे दी, कोई डिसीजन पास कर दिया और उसे अनसेटिस्फाई है, कौन एप्लीकेंट्स है या कंसर्न ऑफिसर है, तो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकता है ट्रिपल AR को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द एडवांस रूलिंग। जब AR ने एडवांस रूलिंग दी थी एंड 30 डेज एक्सटेंड हो सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है। फीस लगेगी 10,000 की और कंसर्न ऑफिसर भी आपका अप्लाई कर सकता है ट्रिपल AR को, लेकिन यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी क्योंकि गवर्नमेंट का पर्सन है, गवर्नमेंट में कोई अप्लाई कर रहा है तो कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आज कंसर्न ऑफिसर अप्लाई करेगा अगर वो सेटिस्फाई नहीं है AR से। नाउ AR ऑर्डर पास करना मैंडेटरी होता है 90 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपील में। इफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द ट्रिपल AR डीम्ड नो एडवांस रूलिंग, माना जाएगा कि कोई एडवांस रूलिंग पास नहीं हुई। ये एडवांस ट्रिपल AR जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है कि जो AR ने ऑर्डर दिया है, जो रूलिंग दिया है वो सही है, या उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। एंड कॉपी वो 3 पर्सन को देगा, एप्लीकेंट्स को, कंसर्न ऑफिसर को, जुडिशियल ऑफिसर्स को वो दे देगा। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, अगर कुछ गलती होती है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से या ट्रिपल AR से, दोनों अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एन ऑर्डर। जब उन्होंने ऑर्डर पास किया 6 मंथ के अंदर अंदर वो अपने ऑर्डर पास कर सकते हैं। If the rectification has effect the enhancing the tax liability or reduce the quantum of ITC, the applicant must hear before the order of the pass। अगर कुछ rectification की liability increase होती है, ITC inadmissible होता है, कुछ भी changes होता है, तो उनको order pass करना पड़ेगा और उसको सुनना पड़ेगा applicants को। The applicability of advance ruling, the advance ruling pronounced by AR and ट्रिपल N shall be binding only on, ये binding सिर्फ 3% पे होता है, एप्लीकेंट्स पे होता है, जुडिशियल ऑफिसर पे होता है एंड ऑन कंसर्न ऑफिसर पे और जुडिशियल ऑफिसर पे होता है। नाउ एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, आपकी एडवांस रूलिंग वॉइड हो जाएगी इन केसेस में। कब कब, अगर आपने if section 104 state the circumstance under which the ruling would be considered as void, hence that lose the binding value। अगर ऐसे कुछ circumstances होते हैं ऐसे, तो आपकी जो बाइंडिंग नहीं होगा किसी भी पर्सन पे। अथॉरिटी, अगर आपने फ्रॉड या फिर मिसअप्रेजन ऑफ मटेरियल फैक्ट लिया है तो ये आपकी रूलिंग वॉइड मान ली जाएगी। And third, the application shall apply to applicant advance ruling have made and when advance ruling given and up to period of the order declaring to be void to be issued। मतलब कि आपने कोई प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट का कंप्लाई नहीं किया तब भी आपकी वॉइड मान ली जाएगी और ऑर्डर आपका पास तभी किया जाएगा, वॉइड पास हो जाएगा आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट्स, को सुनने के बाद ही एप्लीकेंट वॉइड माना जाएगा, मतलब अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा एप्लीकेंट्स को। A copy of order so made shall be sent to the applicant concerned officer। अगर जो भी ऑर्डर पास कर दिया, अगर वॉइड कर दिया तो एप्लीकेशन ऑर्डर पास दे दिया जाएगा एप्लीकेंट्स को, कंसर्न ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर को। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, बोथ AR एंड ट्रिपल AR आर वेस्टेड विद पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। सेकेंड, इनके पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इस पर अप्लाई होता है एंड डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है। नाउ ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया है, आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।